चलिए यहाँ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं जो कि 2020 के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, इसके बाद कुछ अन्य चीज़ें के बारे में हम देखेंगे, साथ ही साथ हम जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ अपॉइंटमेंट देखेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनस है जिनकी अभी डेथ हो चुकी है उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जो परियोजना है जिसका नाम है मोहनपुरा परियोजना। मोहनपुरा परियोजना की मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी 1,45,681 जो हेक्टेयर क्षेत्र में है। इसमें ये जो सिंचाई परियोजना देखने को मिलेगी जिसके अंतर्गत 800 गांव यहाँ पे लाभान्वित होंगे। और इसकी कुल राशि की अगर बात करूँ मैं तो कुल राशि आपको देखने को मिलेगी 3866 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत राशि देखने को मिलेगी। और कहाँ पे है ये है राजगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखिए। मोहनपुरा परियोजना ये जो है आगे मतलब जो निर्माणाधीन है अभी कंप्लीट होने वाली है, इसके अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें देखी। फिर बाद में देखते हैं बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना की यहाँ बात करें तो ये रीवा जो है यहाँ देखिए ये किसके अंतर्गत देखने को मिलती है, रीवा के अंतर्गत ये जो है। इसके अलावा रीवा के अलावा जो है सीधी, ठीक है, सीधी के बाद हमको देखने को मिलती है शहडोल में, रीवा सीधी शहडोल, इसके अलावा जो है सतना। ये टोटल 4 जिले जिसके अंतर्गत बाणसागर परियोजना देखने को मिलती है। कुल मिलाकर देखें तो 2,91,620 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परियोजना होगी, जिसके अंतर्गत आप देखें यहाँ पे तो 2595 गाँव इसमें लाभान्वित होंगे। कुल राशि इसके अंतर्गत जो है 3858 करोड़ रुपए जो है कुल राशि यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कुंडलिया परियोजना। कुंडलिया परियोजना कहाँ देखने को मिलती है, ये भी आपको जो है राजगढ़ जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर 1,39,599 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परियोजना देखने को मिलती है। और टोटल मिलाकर 800 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। और इसकी कुल राशि की बात करें तो 3448 करोड़ रुपए इसकी कुल राशि यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें यहाँ पे तो ये जो है सागर और विदिशा जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। सागर और विदिशा जिले के अंतर्गत कुल मिलाकर 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई परियोजना देखने को मिलती है। और कुल मिलाकर 305 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। और राशि की बात करूं तो 3255 करोड़ रुपए इसमें कुल राशि यहाँ पे देखने को मिलती है इस परियोजना के अंतर्गत। बंडा परियोजना देखने को मिलती है। बंडा परियोजना भी कहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है सागर जिले के अंतर्गत ये परियोजना देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर यहाँ पे 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परियोजना है। और कितने गांव को यहाँ लाभान्वित किया जाएगा, 332 गांव को लाभान्वित किया जाएगा। कुल राशि जो है 2610 करोड़ रुपए इसमें कुल राशि देखने को मिलती है। पेंच विपर्धन परियोजना ये जो है इसकी बात करें तो ये 3 जिले, 3 कौन कौन से, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, साथ में हम देखें तो सॉरी ये 2 ही जिले यानी कि छिंदवाड़ा सिवनी जिले के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,26,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली। और इसके अंतर्गत 410 गांव को यहाँ लाभान्वित किया जाएगा। कुल इसमें जो राशि है वो हम यहाँ देखें तो 2544 इसके अंतर्गत कुल करोड़ मतलब 2544 करोड़ रुपए इसमें कुल राशि जो व्यय की रखी गई, ठीक है, पेंच विपर्धन परियोजना। नेक्स्ट है लोअर और परियोजना की बात करें तो यहाँ देखिए ये जो है आपको कहाँ देखने मिलेगी, ये जो है शिवपुरी जिले के अंतर्गत ये परियोजना देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत 1,19,535 हेक्टेयर क्षेत्र में ये देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर 222 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। राशि की बात करें तो 2208 करोड़ रुपए इसमें कुल राशि यहाँ पे व्यय की जाएगी। पार्वती बृहद परियोजना की बात करें तो ये जो है राजगढ़, ठीक है, प्लस सीहोर, राजगढ़ और सीहोर, साथ में हम देखें तो भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल जिलों के अंतर्गत ये टोटल मिलाकर देखें तो 4800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई देखने को मिलती है हेक्टेयर क्षेत्र में। और कुल मिलाकर इसमें 157 गांव यहाँ पर लाभान्वित होंगे। और राशि की बात करें तो 1815 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। बाढ़ सुजारा परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये टीकमगढ़ जिले में, ठीक है, ये टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ये परियोजना देखने को मिलती है। और कुल मिलाकर जो हेक्टेयर क्षेत्रफल है वो कितना है, 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई परियोजना 183 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। और कुल राशि इसमें जो है 1768 करोड़ रुपए यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की। तो ये जो है मंदसौर जिले के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलती है। मंदसौर जिले के अंतर्गत
कुल मिलाकर 85,117 करोड़ यहाँ पे 85,117 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली होगी और यहाँ पे 226 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। कुल राशि की बात करें तो 1662 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। सुठालिया सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये जो है राजगढ़ जिले के अंतर्गत आप देख सकते हैं। राजगढ़ जिले के अंतर्गत ये जो है सिंचाई परियोजना देखने को मिलती है। 49,800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और 220 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर राशि की बात करें तो 1375 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है गरुड़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको मंदसौर जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। मंदसौर जिले के अंतर्गत ये जो है 21,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और 62 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। 360 करोड़ इसमें जो है खर्च किए जाने का निश्चित किया गया है। तो ये हमने कुछ परियोजनाएं यहाँ पे देखे, आप इनको देख सकते हैं। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना जो कि 2020 के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ परिवहन की। परिवहन की स्थिति क्या है तो यहाँ देखिए परिवहन के अंतर्गत हम देखें 28 सितंबर की बात करते हैं, ठीक है। 28 सितंबर 2020 को जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में, ठीक है, मुरैना शहर में ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर को राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित इस फ्लाईओवर की लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है इसकी लंबाई जो है 1420 किलोमीटर है। इसकी निर्माण लागत की बात करें तो 108 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। राजस्थान में धौलपुर और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर को जो है EPC मोड पर जो है निर्धारित 18 माह की अवधि के भीतर इसको बनाया गया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके अंतर्गत हम बात करें तो जो है 30 नवंबर 2018 को जो है जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखें तो NH46 है, NH46, ठीक है, जिसकी प्रदेश में कुल लंबाई की बात करें तो 634 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में NH46 के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद और बैतूल से गुजरता है। NH46 से NH44 ग्वालियर तथा NH47 जो है बैतूल में मिलते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो सबसे छोटा, देखिए NH46 सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का, और बात करें हम सबसे छोटे की तो NH 135BB जो है सबसे छोटा है और जिसकी कुल लंबाई 7.5 किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार की बात करें यहाँ पे तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग SH1A देखने को मिलता है, जिसकी प्रदेश में कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। इसके अलावा हम देखें यहाँ तो मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राजकीय राजमार्ग बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे छोटा जैसे हमने देखें SH1A, जिसकी बात करें तो ये भिंड इसका प्रमुख शहर है, उसकी कुल लंबाई जो है 5 किलोमीटर है। इसके बाद इससे बड़ा जो है SH38A है जो कि राऊ मऊ जो इंदौर के अंतर्गत है 8 किलोमीटर है। SH2B मिहोना गोपालपुर ये जो है 9 किलोमीटर। SH26A ये थांदला कुशलगढ़ 12 किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलता है। SH29D ये शाहगंज बरखेड़ा 19 किलोमीटर यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि बढ़ते क्रम में है। तो सबसे छोटा NH35 जो VB है जो हमने देखे थे जमरिया बर ग्रह गुरडूबी ये हम देख सकते हैं यहाँ 7.5 किलोमीटर। NH339B बमीठा खजुराहो के अंतर्गत ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 9 किलोमीटर। NH339 नौगांव छतरपुर ये 15 किलोमीटर। इसके बाद NH161G ये जामोद खकनार 20 किलोमीटर ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राजकीय राजमार्ग जो कि घटते क्रम में है, सबसे लंबा की बात करें तो SH62 है, सागर रायसेन होशंगाबाद छिंदवाड़ा, जिसकी लंबाई कुल है 327 किलोमीटर है। SH24 की बात करें तो ये जो है इससे छोटा है 62 से, उमरिया सतना रीवा सीधी शहडोल से ये गुजरता है और 304 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर उसके बाद SH63 है, उसके बाद SH67 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुल लंबाई में और कहाँ से ये गुजरते हैं। इसके अलावा हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुछ चर्चित स्थान देख लेते हैं। चर्चित स्थान का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थान है जिसके अंतर्गत हम देखें तो कुछ शहर हमको देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत शहर में हम सबसे पहले देखते हैं जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी बात करते हैं
तो भोपाल में हम देख सकते हैं जल तरंग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है भारत भवन में। जल तरंग प्रदर्शनी, ठीक है, जल तरंग प्रदर्शनी का यहाँ पे शुभारंभ किया गया भोपाल के अंतर्गत भारत भवन में। इसके साथ ही भारत भवन के अंतर्गत ही वर्चुअल टूर सुविधा वाला देश का पहला मल्टी आर्ट सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। मल्टी आर्ट सेंटर बनाया गया है कहाँ पे? भोपाल के अंतर्गत जो भारत भवन है उसमें ही, ठीक है। और अब यहाँ पर सैयद हैदर रजा और MF हुसैन जैसे कलाकारों को के जो रेयर आर्ट है वर्क वर्चुअली देखने को भी मिल सकेंगे। इसके साथ ही हम देखें तो 100 स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है भारत सरकार के शहरी आवास विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें भोपाल जो है देश में दूसरा स्थान इसमें प्रदान किया गया भोपाल को। इसके साथ ही भोपाल के अंतर्गत देखें तो भानपुर नामक स्थान पर जैन धर्म के भगवान जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ की 7 फीट ऊंची जो पद्मासन जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा तुलसी मानस प्रतिष्ठान ने घोषणा की है कि भोपाल स्थित मानस भवन परिसर में श्री राम सांस्कृतिक व पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है धर्म और अध्यात्म को रुचि देना। इसके बाद हम इंदौर सिटी के बारे में बात करते हैं तो इंदौर शहर लंदन, मॉस्को और दुबई के साथ दुनिया के स्मार्ट शहरों की अगुवाई करेगा। और इंदौर जो है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अगर देखें तो सुरक्षा प्रबंधक जो आधुनिक तकनीकी के मामले में अगुवाई करेगा। इसके बाद इंदौर, उज्जैन और देवास में मार्केटिंग चेन के साथ मालवा को जो है लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। मालवा को यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास जो विभाग है उसके द्वारा जो है यह मार्केटिंग चेन दिल्ली व बड़ोदरा के मध्य स्थित होगी। मध्य प्रदेश में यह एक्सप्रेस वे 8 जो है उस लेन में होगा, जिसकी कुल लागत की बात करें तो यहाँ पे आपको 8,439 देखने को मिलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 4 बार स्वच्छ सर्वेक्षण में आने पर इंदौर को एक ब्रांड बनाकर विदेश चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत मतलब 4 बार इस स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आया है, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है इसको ब्रांड बनाकर विशेष चर्चा की गई है। इसके अलावा पन्ना जो कि एक ज़िला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, इसमें जो है गिद्धों की जो रेडियो टैगिंग है वो की जाएगी। इसके बारे में हमने पहले देख चुके हैं। गिद्धों की रेडियो टैगिंग यहाँ पर की जाएगी किसके अंतर्गत? पन्ना के अंतर्गत। और यह कार्य भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है देहरादून, इसकी देखरेख में किया जाएगा। खरगोन की बात करें तो खरगोन में हम देख सकते हैं यहाँ पे झोला जो पुस्तकालय है, झोला पुस्तकालय की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो 10 प्राथमिक शालाओं में जो है अजीत प्रेम जी फाउंडेशन की पहल पर इसको शुरू किया गया है। यह पुस्तकालय बच्चों के कौशल विकास में सहयोगी होगा। उज्जैन की बात करें तो महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के द्वितीय चरण हेतु जो है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा 80 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए यहाँ अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियों के बारे में, जो कुछ विभिन्न विभाग या विभिन्न पद पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है उनके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे श्रीमती आनंदीबेन पटेल की। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो मुख्य न्यायाधीश है तत्कालीन उस समय अजय मित्तल, इन्होंने इनको जो है शपथ दिलाया। और इसके पूर्व भी जो आनंदीबेन पटेल है उन्होंने 23 जनवरी 2018 से 29 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर वो रह चुकी है। ये जो है गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो अनुसुईया उइके, ये वर्तमान में हम देखें तो ये जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद पर ये है, और जो कि 16 जुलाई 2019 से इस पद पर है। इसके अलावा ये भारतीय संसद की सदस्य भी रह चुकी है। 10 अप्रैल 1957 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। इसके अलावा न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक की बात करें तो वर्तमान में जो हाईकोर्ट मध्य प्रदेश का, उसके चीफ जस्टिस के रूप में ये जो है पदस्थ है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। और 26वें एवं कार्यवाहक न्यायाधीश को यहाँ सम्मिलित करते हुए 29वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। 3 जनवरी 2021 को इन्होंने जो है शपथ ग्रहण की थी। और मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व उड़ीसा हाईकोर्ट के यहाँ पे मुख्य रूप से मतलब जो है हाईकोर्ट के मुख्य रह चुके हैं। इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में 25 मई 1960 को हुआ था। इसके अलावा पुष्पेंद्र कौरव की बात करें तो ये जो है हम यहाँ पे देखें
तो 26 मार्च 2020 को पुष्पेंद्र कौरव को द्वितीय बार यानी कि दूसरी बार महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पद पर नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व जून 2017 से दिसंबर 2018 तक मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया था। महाधिवक्ता जो है किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति है प्रावधान संविधान के, इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला की अगर बात करें तो इनको 29 मार्च 2019 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर यहाँ पे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। विवेक जौहरी, ये वर्तमान में डीजीपी यानी कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर ये जो है नियुक्त किए गए हैं कब, 5 मार्च 2020 को, ठीक है। और यहाँ हम देखें तो ये जो है मतलब इससे पूर्व की अगर बात करें तो महानिदेशक बीएसएफ के रूप में ये कार्य कर रहे थे। इसके अलावा सीबीआई का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ऋषि कुमार शुक्ला को 2 फरवरी 2019 को। इसके अलावा हम देखें तो ये मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं। उनकी जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी ग्वालियर में ही देखने को मिलती है ऋषि कुमार शुक्ला जी की। इकबाल सिंह बैस जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं 24 मार्च 2020 को, ठीक है। और यहाँ वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। ये जो है एम गोपाल रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो जीपी सिंघल, जिसके अंतर्गत हम देखें तो ये जो है भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनके बारे में। और ये जो है सेवानिवृत्त राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी है। ये सिंघल को मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो इंद्र नील शंकर दानी है उनके स्थान पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। फिर प्रोफेसर के.जी. सुरेश, ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जो है यूनिवर्सिटी, इसके कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो है भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक भी रह चुके हैं। चलिए यहाँ हम अगले बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट जो पर्सन उनका निधन हो चुका है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले पर्सन हम देख सकते हैं राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र तिवारी कौन थे? ये मध्य प्रदेश के 16वें महाधिवक्ता के पद पर यहाँ पे देखने को मिलते हैं राजेंद्र तिवारी। इनका 4 मई 2019 को निधन हो गया। राजेंद्र तिवारी वर्ष 1956 से 57 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। 16 अगस्त 2018 इनकी जो है इनका निधन हो गया। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इसके साथ ही इनके अंतर्गत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता तथा राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और दैनिक स्वदेश अर्जुन आदि जो पत्रिका है इनका संपादन इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा जो है 1957 से 1962 दूसरी लोकसभा जो है, इसके अलावा जो है वर्ष 1962 से 1967 तक राज्यसभा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सांसद रहे। वर्ष 1967 से 71 तक चौथी लोकसभा के अंतर्गत जो है ये सांसद रहे। 1972 से 77 पाँचवीं लोकसभा के अंतर्गत सांसद, मतलब बहुत सारे इनके द्वारा जो है पद को ग्रहण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 11वीं लोकसभा में लखनऊ से सांसद के रूप में विजय हुए। इसके अलावा ये जो है 3 बार जो है प्रधानमंत्री पद पर, यानी कि पहली बार 3 दिन के लिए, दूसरी बार 13 दिन के लिए, और मतलब यहाँ देख सकते हैं हम पहली बार जो है मतलब 3 बार ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। और आखिरी बार इन्होंने जो है पूरी तरीके से मतलब पूरा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया तीसरी बार, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा श्रीनिवास तिवारी की बात करें तो श्रीनिवास तिवारी जो है ये विधानसभा जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीनिवास तिवारी इनका 19 जनवरी 2018 को निधन हो गया, ठीक है। और वह जो है स्वभाव से निर्भीक, गहरी राजनीतिक समझ, प्रभावी वक्ता, संसदीय ज्ञान, वचन के पक्के और समाजवाद के पोषक थे। इनका जन्म 17 सितंबर 1926 को रीवा जिले के तिवनी ग्राम में हुआ था। और वर्ष 1948 में विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन इनके द्वारा ही किया गया। इसके बाद लालजी टंडन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके और यहाँ 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो चुका, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1935 को जिला लखनऊ में जो है इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे ये शुरुआत में। और इनकी अगर बात करें तो ये राजनीतिक सफर इनका 1960 में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक है अभी भी, अनकहा लखनऊ के नाम से इनकी पुस्तक देखने को मिलती है। राहत इंदौरी की बात करें तो राहत इंदौरी ये जो है इनका निधन, ये जो है प्रसिद्ध शायर और कवि थे। 11 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से। और जन्म इनका हुआ था 1 जनवरी 1950 को इंदौर में। राहत इंदौरी ने शायरी के साथ साथ फिल्म जगत के भी गाने काफ़ी रूप में यहाँ पे लिखे हैं। पेमा फत्या की अगर बात करें तो पेमा फत्या जो है जनजाति के प्रसिद्ध पेंटिंग उस्ताद माने जाते हैं। और इनका निधन जो है 31 मार्च 2020 को हो गया। पेमा फत्या भील आदिवासी की विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार थे। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद नगर, भाभरा, अलीराजपुर जिले के रहने वाले जो पेमा फत्या है उनको पिथौरा पेंटिंग बनाने का कार्य वंशानुगत परंपरा से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा पेमा जी जो है प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में इसी कला के लिए 35 वर्ष की उम्र में शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया था। ठीक है। सुरमा भोपाली की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता थे। इनका निधन जो है 8 जुलाई 2020 को हो गया। जगदीप एक हिंदी फिल्म हास्य अभिनेता थे ये। इनका जन्म जो है 29 मार्च 1939 को दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके अलावा जो है वर्ष मतलब यहाँ पे अगर देखें तो बॉलीवुड फिल्म शोले में प्रसिद्ध हुए किरदार के कारण इन्हें सुरमा भोपाली कहा जाता है। और वर्ष 1975 की प्रसिद्ध फिल्म शोले में इन्हें सुरमा भोपाली का किरदार मिला था, इसलिए इनको सुरमा भोपाली कहा जाता है। बाबूलाल गौर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के अंतर्गत, इनका निधन हो चुका है 21 अगस्त 2019 को। ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से ये 10 बार लगातार निर्वाचित होने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। बाबूलाल गौर को बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कमला बुआ, ये जो है इनकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है सागर की पूर्व महापौर किन्नर कमला बुआ, इनका निधन हो चुका है 14 नवंबर 2019 को। वर्ष 2009 में जो है वे 40,000 वोटों से निर्दलीय चुनाव जीती थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। फिर बात करते हैं मणिक वर्मा की। तो मणिक वर्मा जो है प्रसिद्ध कवि के रूप में देखेगा और यहाँ 17 सितंबर 2019 को इनका निधन हो चुका। कवि मणिक वर्मा मूलतः हरदा के थे, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र इंदौर का था। इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो मांगीलाल और मैंने, नेताओं का चरित्र आदि देखने को मिलती है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1938 को हुआ था। फिर हीरालाल जौहरी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम देखें तो भवई नृत्य के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। 14 नवंबर 2019 को इनका निधन हो चुका है। कैलाश जोशी, ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका निधन 24 नवंबर 2019 को हुआ। इनका जन्म जो है 14 जुलाई 1929 को हाट पिपलिया देवास में हुआ था। और ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 26 जून 1977 को चुने गए थे। नेक्स्ट है मोतीलाल वोहरा। मोतीलाल वोहरा की अगर बात करें तो यहाँ जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। 21 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में, ये तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, परंतु इनका निधन जो है 21 दिसंबर 2020 को यहाँ पे निधन हो गया। ठीक है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ये। 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक है। इसके अलावा 1996 तक जो है राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी ये रहे। फिर इसके बाद देखें तो राधे श्याम शर्मा की बात कर लेते हैं। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जो यूनिवर्सिटी है भोपाल के अंतर्गत, इसके प्रथम महानिदेशक और वरिष्ठ पत्रकार थे ये। और राधे श्याम शर्मा, इनका निधन हो चुका है 28 दिसंबर 2019 को 86 वर्ष की उम्र में। संपादक होने के साथ साथ वे हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे तथा भोपाल में युग धर्म के ब्यूरो चीफ भी रहे। साथ में अगले देखते हैं राजमाता देवेंद्र कुमारी। तो इनकी अगर बात करें तो पूर्व मुख्य सचिव थी ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में ये मंत्री रही। और सरगुजा की राजमाता जो है इनका निधन हो चुका है 10 फरवरी 2020 को। ठीक है। नई दिल्ली के अंतर्गत 86 वर्ष की उम्र में। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सरगुजा महाराज स्वर्गीय MS सिंहदेव की धर्मपत्नी तथा छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव की माता थी। ठीक है। ये राजमाता देवेंद्र कुमारी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखे, कुछ परियोजनाएं देखें, उसके बाद हम कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में देखें। इसके बाद कुछ जो है विभिन्न जो पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी जो निधन हो चुका है उनके बारे में कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाने। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम जो बाकी की चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो हमारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उनको हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे जानेंगे। ठीक।
ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप, उत्तर लेखन ग्रुप, सारी चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।